Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to solve all the NCERT exemplar problems of the chapter Biological Classification. Now this chapter is very much important and आप लोगों को पता है कि नीट एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है तो आपको NCERT को फॉलो करना होगा. स्पेशली इन बायोलॉजी आपको कहा जाता है कि NCERT इज द की, NCERT इज द बाइबल. नाउ सिर्फ कहना नहीं, उस चीज को यहाँ पर अप्लाई भी करना है. तो उसी चीज को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ. एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, सबको समझने वाले हैं, ताकि जो क्वेश्चंस नीट में आएंगे उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, चाहे एग्जामिनर आपके लिए उन क्वेश्चंस को कितना ज्यादा भी ट्रिक क्वेश्चन क्यों ना बना दे. ओके, अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देखो. इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. और जो इससे पहले वाला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ओके, यानी कि आपको कई तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है ना, इससे आपको क्या पता लगता है कि ओके एनसीईआरटी की इस पॉइंट से कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. कैसे, वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है what is the principle underlying the use of cyanobacteria in agricultural fields for crop improvement. भाई साइनोबैक्टीरिया को क्यों यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए? इतना ज्यादा मतलब इसको क्यों यूज किया जा रहा है, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे? तो ये आप अगर इस कंसेप्ट को जानते होंगे तो जितने भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बनेंगे आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे. इसलिए मैं कहती हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसका आंसर जो है विच इज साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गे है और ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं. नाउ ब्लू ग्रीन एल्गे होने की वजह से इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करना. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर, कि जो साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक, एनाबेना, ये सारी जो स्पीशीज हैं, these are doing one function which is atmospheric nitrogen fixation. okay, नाउ इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है. आपके पास आपने एक डायग्राम भी देखा होगा जिसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ है. ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो हेट्रोसिस्ट एरिया है जहां पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हो रही होती है. ओके, सो क्या होता है इनके पास, दे हैव हेट्रोसिस्ट. क्लियर, इनको हम एक बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर लेते हैं. ये क्यों बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो रहे हैं? बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज यू एक्सीडेंटली फाइंड एन ओल्ड प्रिजर्व्ड परमानेंट स्लाइड विदाउट अ लेवल. ओके, इन योर एफर्ट टू आइडेंटिफाई इट, आपने उस स्लाइड को प्लेस कर दिया. यू प्लेस द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप और आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की. फर्स्ट इज वो यूनिसेलुलर है. सेकेंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. थर्ड, बाईफ्लैजिलेट है, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली है और दूसरा ट्रांसवर्सली. तो आप उसको अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो क्या है, क्या आप उसका नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द किंगडम? एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर बात हो रही है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है ना वो यूनिसेलुलर है. यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है इसका मतलब प्रोकैरियोट्स तो हो ही नहीं सकते, वो हमारे यूकैरियोट्स होंगे. और ज्यादातर जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं दे हैव टू फ्लैजिला. और डाइनोफ्लैजिलेट्स कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा. How is the five kingdom classification advantageous over the two kingdom classification? भाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद ही तो लाया गया. नाउ क्यों लाया गया, क्या क्या चेंजेस किए गए उसके अंदर, हम इसके बारे में जानते हैं. बहुत ईजी है बच्चों, सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस इसलिए करने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूं उनमें छुपा हुआ है आपका नीट का क्वेश्चन. ओके, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. और हमेशा एक चीज का याद रखना कि सिलेबस वही है, क्वेश्चन वही होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है. ओके,
चलिए, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज, देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कई सारी खामियां थी, कई सारी चीजें थी जो मिसिंग थी। वो क्या थी कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमें नहीं बताया, सिर्फ प्लांट्स एनिमल में डिवाइड कर दिया। ओके, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे और दूसरे प्लांट फंजाई और एनिमल को एक साथ रख दिया गया, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, और प्लांट फंजाई एनिमल क्या है, दीज आर यूकैरियोट्स। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में इन्होंने हमें डिफरेंस नहीं बताया टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने। कैसे नहीं बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नीट में क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे रिलेटेड, कि क्लोमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है और स्पाइरोगायरा जो कि मल्टीसेलुलर है, इनको एक साथ रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी गलती की थी। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस नहीं बताया गया। ओके, next is polluted water bodies have usually very high abundance of plants like nostoc and oscillatoria। इसका रीजन क्या हो सकता है, हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को अब इसका आंसर अच्छे से पता होगा, बिकॉज जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती है ना, दे हैव न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जो पानी में उगने वाले प्लैंक्टोनिक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है भाई, बराबर बराबर खाना मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर ग्रो करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो इट विल इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज। क्लियर, जिसकी एल्गल ब्लूम है वो यहाँ पर क्या होंगे, इसी न्यूट्रिएंट की वजह से दे विल ग्रो, राइट। नेक्स्ट, आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, खाना खुद बनाएंगे या डिपेंडेंट होंगे। बिल्कुल सही, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक नेचर में आएंगे। व्हाई, बिकॉज काफी सारे ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, आपका नाइट्राइट हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अमोनिया हो गया, इन सबको यूज किया जाता है। दे यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी कि इसको यूज करके अपने लिए ये खाना बना रहे हैं। सो दे आर जो कीमोसिंथेटिक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। Next question. The common name of pea is simpler than its botanical name Pisum sativum. Why then is the simpler common name not used instead of complex scientific botanical name in biology? एक सिंपल नेम को हम क्यों यूज नहीं करते, जबकि वो बहुत आसान है याद रखना, बहुत सिंपल, क्योंकि हमें पता है पी एक बहुत सिंपल नेम है, हमारे साइंटिफिक नेम से ज़्यादा सिंपल है, बट जो लोकल नेम है वो प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहते हैं, ठीक है, इवन कंट्री टू कंट्री भी चेंज होते हैं, बट जो हमारा साइंटिफिक नेम है, जो स्टैंडर्डाइज नेम है हमारा, वो चेंज नहीं होता है, वो हर जगह सेम रहेगा। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पर ये नेम कभी चेंज नहीं होते जो कि साइंटिफिक नेम होते हैं। A virus is considered as a living organism and an obligate parasite when inside a host cell. But virus is not classified along with bacteria or fungi. What are the characters of virus that are similar to non-living objects? एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि वायरस होस्ट के सेल के अंदर रहते हैं, बट उन्हें कभी भी बैक्टीरिया या फंजाई के साथ नहीं रखा जा रहा है, बिकॉज दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिविंग सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, उनको एक होस्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी अपनी फंक्शनिंग को करने के लिए। यही मेन चीज है जो उनकी सिमिलर है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। Next question, in the five kingdom system of Whittaker, how many kingdoms are eukaryotes? Obviously, five kingdom system जो था R.H. Whittaker ने दिया था 1969 में। चार kingdoms जो हैं प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये यूकैरियोट है, और आपका मोनेरा जो था वो आपका प्रोकैरियोट्स में आ जाता है, राइट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पलर एमसीक्यू पे, जिसका आप सभी को वेट था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें ध्यान से करिएगा। All eukaryotic unicellular organism belongs to Monera, option B Protista, option C fungi, and option number D bacteria. Exactly, option number B Protista, क्योंकि देखो जो हमारा मोनेरा है ना, मोनेरा इज ऑल कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरियाज, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the five kingdom classification was proposed by option A R.H. Whittaker, option B Carolus Linnaeus,
ऑप्शन बी ए रॉक्सबर्ग या ऑप्शन नंबर डी विर्चो। बहुत सिंपल है, अभी पहले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने किया इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आर एच विटेकर। कब दिया था इन्होंने? 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई आएंगे। ओके, और उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये जो डिस्टिंग्विश किया था इन सभी को, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे थे। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंड, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। Next question is, organisms living in salty areas are called as। salty area में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइल्स। नाम से समझ में आता है, देखो हेलोफाइल्स वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन से होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, तो ये हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं। ओके, और जो आपके हीलियोफाइट्स होते हैं, हीलियोफाइट्स कहाँ रह पाएंगे? ये बहुत ज़्यादा तेज अगर सन की सनलाइट भी आ रही है उस टाइम पर भी ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद आता है लास्ट मिथेनोजेंस, सबसे फेवरेट होगा आप सभी का, क्योंकि नाम से बताता है ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि मार्शी एरियाज में मिलेंगे आपको। और ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस मिथेन गैस। Naked cytoplasm, multinucleated and saprophytic are the characteristics of। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में आपको बताना है किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऑप्शन नंबर ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई या फिर ऑप्शन नंबर डी स्लाइम मोल्ड्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं यही आपके सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, राइट। जो स्पोर होते हैं उनके पास आपको ट्रू वॉल देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, next question, an association between roots of higher plants and fungi is called। option A lichen, option B fern, option C mycorrhiza and option number D blue green algae। and the correct option here is exactly option number, बताओ, ऑप्शन नंबर ए lichen, राइट। लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन क्या होते हैं बताओ? symbiotic association between algae and fungi, राइट, बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़े। यस बच्चों, मैं यही चेक कर रही थी बेसिकली क्या होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर दो एसोसिएशन, देखो मैं यही चेक कर रही थी आप लोग सो तो नहीं रहे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए, आप लोग सो नहीं जाओ, इसलिए मैंने थोड़ा ट्रिक करके आपसे पूछा कि आप लोग हाँ कर रहे हो या ना कर रहे हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइकोरहाइजा। क्यों? देखो माइको लिखा हुआ है मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट्स, तो रूट्स जो होती हैं हायर प्लांट्स की प्लस आपका फंजाई मिलकर एक एसोसिएशन बनाता है जो कि है माइकोरहाइजा। लाइकन क्या होता है? लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो है, बट किसके बीच में है? एल्गे और फंजाई के बीच में, ठीक है। याद रहेगा, अब ये डिफरेंस कभी मत भूलना कि माइकोरहाइजा और लाइकन में क्या डिफरेंस है। A dikaryon is formed when meiosis is arrested, the two haploid cells do not fuse immediately, option C cytoplasm does not fuse, या option number D none of the above। and the correct option here is option number B, the two haploid cells do not fuse immediately। ओके, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें फ्यूजन जो होगा हैप्लॉइड सेल का वो इमीडिएटली हो जाएगा, जिसकी वजह से 2n कंडीशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे आपका एस्कोमाइसिटीज हो गया, आपका बेसिडियोमाइसिटीज हो गया, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर फंजाई होते हैं जिनके अंदर आपको डायरेक्टली आपको नहीं देखने को मिलेगा फ्यूजन। पहले यहाँ पर एक स्टेज आती है डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें n+n यानी कि 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे आपको पर सेल में। डाइकैरियोटिक का मतलब डाइकैरियन है, डाइकैरियन मतलब जो डाइकैरियोटिक स्टेज में वर्क करते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब n+n जो है ये इसका मतलब हो गया 2 न्यूक्लियाई आपको मिल रहे हैं पर सेल। ओके, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इट वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था भाई ये?
एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, MW बेजरनिक। कब दिया था? 1898 में। ठीक है, ये ईयर भी याद रखना। और 1892 में किसने वर्क किया था? डीजे इवानवोस्की ने। ठीक है, इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। क्लियर? और यहां पर स्टैनले ने क्या किया था? स्टैनले ने शो किया था कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं और इनके पास काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? चलिए, रॉबर्ट हुक का तो आप सभी को पता है, सेल के बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन माइकोरहाइजा, रूट, लाइकन या ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप लोग ये चीज बड़े आराम से बता सकते हो। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में लाइकन और माइकोरहाइजा के बीच में डिफरेंस बताया है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, लाइकन। ठीक है, माइको मतलब फंजाई की बात हो रही है, फाइको मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, यानी कि एल्गे की बात हो रही है। प्लांट्स भी छोड़ो, एल्गे की बात हो रही है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड इज, क्या डिफरेंस है वायरस और वायरॉइड के बीच में? बहुत सिंपल डिफरेंस है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस। यानी कि कैप्सिड जो होता है ना, कैप्सिड जो होता है वो वायरॉइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वायरस में देखने को मिलेगा। ओके। विद रिस्पेक्ट टू द फंगल साइकिल, फंगल सेक्सुअल साइकिल, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फंगल सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उनको सही सीक्वेंस में आपको सिलेक्ट करना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपका प्लाज्मोगेमी होता है ना। व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? आप कहोगे मैम आप तो सिर्फ आंसर बता रहे हो, समझाओ। तो बिल्कुल मैं आपको समझा भी रही हूँ, जहां पर समझाने की जरूरत है, जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली आंसर नहीं पता चल रहा है, उसमें मैं पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? जब फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन टू मोटाइल या फिर दो नॉन मोटाइल गैमीट्स का, दैट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। उसके बाद जो प्लाज्मोगेमी है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। नाउ जो फ्यूजन होगा दो न्यूक्लियाई का, दैट विल बी नोन एज कैरियोगेमी। ओके, कैरियोगेमी याद हुआ आपको? उसके बाद मियोसिस जो है, इट रिजल्ट्स, मियोसिस का मतलब क्या होता है? मियोसिस जब जाइगोट में होगी, जब 2n कंडीशन में मियोसिस करा दोगे तो ये n कंडीशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी। जब न्यूक्लियस होता है तो कैरियोगेमी, जब प्लाज्मा हो, सॉरी, जब आपका यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म होता है तो प्लाज्मोगेमी, और जब डिविजन होगा तो मियोसिस। ओके। Viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do virus belong? वायरस किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? ये एक ड्रॉबैक है आर एच विट्टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि वायरस को क्लासिफिकेशन के टाइम पर, क्योंकि ट्रूली लिविंग नहीं थे, इसलिए उनको किसी में भी नहीं रखा गया, अलग हटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन ऑप्शन ए, सॉरी नॉट द ऑप्शन ए, देर आर जस्ट द स्टेटमेंट्स लाइक एक्वाटिक हैबिटेट, on decaying wood, on moist and damp places, and as obligate parasites on plants. So you have to choose from the following options. Option A, none of the above. Option B, first and fourth. Option C, second and third. And option number D, all of the above. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के, वो आपको एक्वाटिक हैबिटेट में भी देखने को मिलेंगे, डिकेइंग वुड में भी देखने को मिलेंगे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में भी देखने को मिलेंगे, और ये नेचर होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट का। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपने एक पैटर्न जरूर यहाँ पर समझा होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चन यहाँ पर, अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या प्लांट किंगडम के बारे में या एनिमल किंगडम के बारे में बात करूं, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कभी भी, या इन टॉपिक्स को, इन कंसेप्ट को कभी भी मिस ना करो।
ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस फॉर योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल. बिल्कुल फ्री है बच्चों सब्सक्राइब करना. आप सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको इस तरीके की डेली वीडियोस मिलेंगी जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो. अदरवाइज आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द HL Academy पर भी मिल सकते हो. वहां पर भी आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे. बाय बाय.